मुरलीधर नाम का एक गांव था, जहां पर दो बच्चे साहिल और प्रधुम एक बूढ़े बाबा के पास बैठे हुए थे और वो बाबा उन्हें एक कहानी सुना रहे थे। मुरलीधर गांव से जुड़े महासागर में एक छुपा हुआ गांव है जो बिल्कुल महासागर के बीचों बीच है। वहां के गांव में हमारे तुम्हारे जैसे ही लोग रहते हैं और वहां के घर मछलियों से बने होते हैं। क्या सच में वहां के घर मछलियों से बने होते हैं? हाँ, वहां के घर मछलियों से बने होते हैं और वहां भी इस गांव की तरह प्रधान और जमींदार होते हैं। सब कुछ है वहां पर। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है बाबा। महासागर के बीचों बीच कोई गांव हो सकता है? मैं कैसे मानूं? ये बात एकदम सच है। चाहो तो जाकर देख लो। हम वहां जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर जज्बा और हिम्मत हो तो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो जरूर उस मछली गांव में जाऊंगा। तुम जाना चाहते हो तो चले जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा। ये तो समय बताएगा, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें भी आना ही होगा। 18 साल बाद साहिल एक दिन प्रधुम को समुद्र के पास बुलाता है और एक नाव भी तैयार रखता है। प्रधुम साहिल के बुलाने पर वहां आ जाता है। क्या हुआ साहिल, आज तुमने यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें वो कहानी याद है? कौन सी कहानी? अरे वो बूढ़े बाबा जो हमें कहानी सुनाया करते थे ना जब हम छोटे थे। वो कहानी नहीं सुनाते थे कि महासागर में एक गांव है जहां पर हमारे जैसे ही लोग रहते हैं और उनके घर मछलियों जैसे दिखते हैं। हाँ, याद आया। एक मिनट, मगर तुम्हें अचानक से ये कहानी क्यों याद आ गई और ये नाव यहाँ पर इस वक्त क्यों है? साहिल, तुम क्या करने की सोच रहे हो? प्रधुम, मैंने कहा था ना कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं जरूर जाऊंगा और तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। नहीं भाई, मैं नहीं आऊंगा, वो झूठी कहानी थी यार। तुम चलोगे मेरे साथ, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है। अरे नहीं यार, दोस्ती की कसम मत दे यार। चल बैठ जा नाव में। प्रधुम साहिल की नाव में बैठ जाता है और दोनों महासागर में मछली गांव को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे महासागर में बहुत अंदर तक चले जाते हैं, इतने अंदर कि दूर दूर तक कोई किनारा उन्हें दिखाई नहीं देता। इससे डरकर प्रधुम कहता है, साहिल, हम कुछ ज्यादा ही अंदर नहीं आ गए? अब तो कहीं भी किनारा दिखाई नहीं दे रहा है। चलो वापस चलते हैं। नहीं नहीं, नहीं का क्या मतलब है? हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि मैं रास्ता भूल चुका हूं। क्या? अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय उस मछली गांव को ढूंढने के, नहीं तो मृत्यु हमें ढूंढ लेगी। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने खुद को और तुम्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि अगर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे तो हम मारे जाएंगे। ऐसी स्थिति में ही लोग अपनी राह में सफलता पाते हैं। हे प्रभु, क्या सोचकर आपने मुझे इसके जैसा सन की दोस्त दिया? साहिल और प्रधुम अब बस चप्पू चलाते चलाते महासागर के और अंदर चले जाते हैं। अचानक साहिल को कुछ दिखाई देता है। प्रधुम, प्रधुम, क्या तुम्हें दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? वो देखो, एक जगह है जहां बड़ी बड़ी मछलियां हैं। क्या ये वही गांव तो नहीं जो बूढ़े बाबा हमें बताया करते थे? हाँ, ये वही गांव है, ये वही मछली गांव है। वो कहानी झूठी नहीं थी, सच्चाई हमारे सामने है। आखिरकार हमने इस गांव को ढूंढ ही लिया प्रधुम। यस! साहिल और प्रधुम करीब आधे घंटे बाद वे उस गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे दोनों उस गांव में उतरते हैं, शिल्पा नाम की लड़की उन्हें देखकर उनके पास आती है और कहती है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हमने इस गांव के बारे में सुना था, तू इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। बाहर वालों का यहाँ आना मना है। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं किया जाएगा। हमें माफ कर दीजिए, हमें बस थोड़ा खाना और पीने के लिए पानी दे दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो। शिल्पा साहिल और प्रधुम को अपने घर ले जाती है, जो मछली के आकार का था। अरे साहिल, ये तो सच में मछली घर है। यहाँ सारे घर मछली जैसे हैं। सही कह रहे हो, यहाँ आकर मेरा सपना पूरा हो गया। वे दोनों शिल्पा के घर में बैठ जाते हैं।
शिल्पा उन्हें खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देती है। जैसे ही वे खाना खाकर उठते हैं, शिल्पा का भाई सुरेश वहाँ आ जाता है और शिल्पा से कहता है, क्या यही दोनों हैं जो बाहर से आए हैं? हाँ। प्रधुम धीरे से साहिल से कहता है, ये पक्का हमें मारने आया होगा, सब तुम्हारी गलती है। हाँ यार, कहाँ फंस गए। साहिल सुरेश से कहता है, भाई हम पक्का चले जाएंगे और कभी किसी को इस गांव के बारे में नहीं बताएंगे। हाँ भाई, सच में हम लोग समुद्र में कभी पैर भी नहीं रखेंगे, बस हमें माफ कर दो। क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं कोई गुंडा हूँ? दरअसल हम लोगों को आपकी मदद चाहिए इस गांव को बचाने के लिए। किससे? हमारे प्रधान से। 1 महीने पहले की बात है। 1 महीने पहले हमारे गांव ने प्रधान को चुना और एक नए प्रधान को जादुई मोती की माला पहनाई, जिसे पहनने के बाद प्रधान के पास जादुई ताकत आ जाती है, जिसकी वजह से अगर गांव वाले प्रधान की बात नहीं मानते तो वो अपनी शक्तियों से उन पर नियंत्रण पा लेता है। हमारे गांव में एक जादुई आईना भी है जो हमारे गांव और बाहर की दुनिया को जोड़ता है। प्रधान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस आईने को अपने घर में रख लिया है। अब मैं बाहरी दुनिया में भी अपना डंका बजाऊंगा। मैं इस गांव में आसानी से मिलने वाले मोतियों को बाहरी दुनिया में बेचकर बहुत अमीर हो जाऊंगा और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गांव वालों को ही मोती बिनने के लिए कहूंगा। प्रधान इतना लालची इंसान निकलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे गांव के मोतियों में शक्तियां होती हैं। अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो उसकी समस्याएं हमारे गांव को भी झेलनी पड़ती हैं। तो आप चाहते क्या हैं? इसमें हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्योंकि आप इस गांव के नहीं हैं, तो प्रधान की शक्तियों का असर आप पर नहीं होगा। ओह, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। आप चाहते हैं कि हम उस प्रधान से वो आईना जो बाहरी दुनिया को इस मछली गांव से जोड़ता है, उसे उसके घर से चुरा ले, यही ना? वो वापस से अपनी मोतियों की शक्ति का इस्तेमाल करके वो आईना ले लेगा। हमें उस मोती की माला को उसके गले से चुराना होगा। जी बिल्कुल, हमने तो उसे अच्छा समझा था, मगर वो लालची निकला। कोई बात नहीं, आप सब हम पर छोड़ दीजिए। सुरेश और शिल्पा दोनों प्रधान के घर के बाहर पहुंचते हैं और प्रधान को आवाज लगाने लगते हैं। प्रधान जी, प्रधान जी। प्रधान जब वो ये आवाज सुनता है तो कहता है, कौन है जो इतनी सुबह सुबह आवाज लगा रहा है? जाकर देखता हूँ। प्रधान घर के बाहर आता है। ओह, तो तुम दोनों भाई बहन हो। क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह मेरे घर के बाहर आकर क्यों चिल्ला रहे हो? प्रधान जी, गांव के अनमोल मोतियों को बाहरी दुनिया के साथ मत बांटिए, ये हमारे गांव के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, हमारा गांव इन्हीं अनमोल मोतियों की वजह से बाहरी दुनिया से छिपा हुआ है। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। पता है ना, मेरे पास जादुई मोती की माला है। प्रधान जी, ये गलत है। साहिल और प्रधुम चुपके से प्रधान के घर में घुस जाते हैं। सुरेश और शिल्पा वहाँ सिर्फ प्रधान का ध्यान खींचने के लिए आए थे। प्रधान दूसरी ओर अपना हाथ आगे करता है और सुरेश और शिल्पा से कहता है, तुम दोनों अभी के अभी मूर्ति की तरह खड़े हो जाओ। प्रधान के इतना कहते ही दोनों एक जगह खंबे की तरह खड़े हो गए और दूसरी ओर साहिल और प्रधुम वो आईना ढूंढने लगते हैं। अरे, प्रधान ने यहाँ आईना कहाँ रखा होगा? पता नहीं, मगर जल्दी ढूंढो, नहीं तो ये हमें भी खंबा ना बना दे। इसका जादू शायद हम पर काम नहीं करेगा, और अगर कर गया तो, और नहीं किया तो? साहिल और प्रधुम प्रधान के घर में झगड़ने लगते हैं। इतने में ही प्रधान उनकी आवाज सुनकर अंदर आ जाता है। कौन है अंदर? सामने आओ, नहीं तो खंबा बना दूंगा। साहिल प्रधान के कमरे में भाग जाता है। जब प्रधान अंदर आकर साहिल को देखता है तो वो कहता है, तुम कौन हो? पक्का तुम मेरा जादुई आईना चुराने आए थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं और मेरा दोस्त तो। तुम्हारा दोस्त? तुम तो अकेले खड़े हो। हाँ? प्रधुम जब इधर उधर देखता है तो उसे साहिल कहीं नजर नहीं आता। धोखेबाज, मुझे अकेला छोड़कर भाग गया, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तैयार हो जाओ खंबा बनने के लिए। प्रधुम अपनी आंखें बंद कर लेता है और प्रधान प्रधुम से कहता है,
मेरी शक्तियां, दिखाओ अपना चमत्कार और बना दो इसे खंबा। मगर प्रधुम पर उसकी शक्तियों का कुछ असर नहीं होता और पीछे से साहिल चुपके से आकर प्रधान के गले से उसके मोतियों की माला खींचकर उसके गले से निकाल देता है। जैसे ही माला उसके गले से उतरती है, सुरेश और शिल्पा ठीक हो जाते हैं और अंदर आ जाते हैं। सुरेश जल्दी से उस माला को अपने गले में पहन लेता है। वो माला मेरी है, मुझे वापस दो। अब मोतियों की शक्ति मेरे पास सही सलामत रहेगी। हे मोतियों की शक्ति, सुन मेरी बात और बना दे इसे खंबा। सुरेश के इतना कहते ही प्रधान एक खंबे की तरह एक ही जगह पर बिना हिले खड़ा हो जाता है और अगले दिन गांव वाले सुरेश को प्रधान बना देते हैं और आईना भी सुरेश को मिल जाता है। सुरेश और बाकी सब उसी जगह मिलते हैं जहां पर साहिल और प्रधुम अपनी नाव लेकर आए थे। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद साहिल और प्रधुम। ये तो मेरा फर्ज था सुरेश, और मेरा भी। आप लोग इस आईने के अंदर जाएंगे तो सीधे अपने गांव में पहुंच जाएंगे। साहिल और प्रधुम दोनों उस आईने में चले जाते हैं और सीधे अपने गांव में पहुंच जाते हैं और सबको ये कहानी सुनाने लगते हैं। तालाबपुर गांव में बल्लू और बलराम नाम के दो युवक रहा करते थे। वो दोनों कोई काम धंधा नहीं करते थे, बल्कि वो गांव में चोरियां किया करते थे। उनकी हरकतों की वजह से सारा गांव परेशान था। वो सुबह से लेकर शाम तक कल्लू चाय वाले की दुकान पर बैठा करते और किसी न किसी के घर पर चोरी करने की योजना बनाते। बलराम और बल्लू कल्लू की दुकान पर बैठे हुए चाय पी रहे थे। क्यों भाई, ऐसी क्या आफत आ गई? अच्छा खासा तो गांव है हमारा। तू समझ नहीं रहा बल्लू, गांव के सभी लोग जान चुके हैं कि हम दोनों चोर हैं, इसीलिए कोई हम दोनों को सम्मान नहीं देता। अरे सम्मान का क्या अचार डालेंगे, हमें तो बस पैसे चाहिए। बेवकूफ कहीं के, मैं तुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तेरी खोपड़ी में मेरी बात फिट ही नहीं बैठ रही। बल्लू, गांव के सभी वासी अब हमसे बहुत चौकन्ने हो गए हैं। पिछले एक हफ्ते से हम जिस किसी के भी घर में चोरी करने के लिए घुसते हैं, उस घर का कोई ना कोई सदस्य हमारा स्वागत करने के लिए पहले से ही बैठा होता है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बलराम, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हम दोनों के पास जो कुछ बचे कुचे पैसे थे वो तो समाप्त हो गए। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आकर कल्लू से बोला, अरे कल्लू भाई, कल मेरी बिटिया की शादी है, मैं तुम्हें न्योता देने आया हूँ। आखिरकार तुम हमें कई सालों से अपने हाथ की बनी हुई चाय पिला रहे हो। मुखिया को देखकर बल्लू खुश होते हुए बोला, ये क्या मुखिया जी, सिर्फ कल्लू भाई को निमंत्रण देंगे, हमें और बलराम को निमंत्रण नहीं देंगे? तुम दोनों तो मेरे घर के आसपास भी मत भटकना। भला ये क्या बात हुई मुखिया जी, हम भी इसी गांव के वासी हैं। तुम दोनों इस गांव के वासी होने के नाम पर कलंक हो। याद रखना, मैंने सिर्फ तुम दोनों की सेवा के लिए ही घर के बाहर लठैत बैठा रखे हैं। अगर तुम दोनों मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी हड्डियां तुड़वा दूंगा। इतना कहकर मुखिया क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। ये मुखिया पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगा है। सही बोल रहे हो बलराम, ये तो कल्लू भाई के सामने हमारा अपमान करके चला गया। माना कि हम दोनों चोर हैं, मगर हमारा भी कोई सम्मान है। चोर होने के साथ साथ हम इस गांव के वासी भी हैं। अगर ये मुखिया हमें निमंत्रण दे देता तो भला इसका क्या बिगड़ जाता? कोई बात नहीं बलराम, आज रात हम दोनों इस मुखिया के घर पर ही चोरी करेंगे और इसके उन लठेतों को भी देख लेंगे जो इसने हमारी सेवा के लिए बैठा रखे हैं। रात के वक्त बल्लू और बलराम मुखिया के घर के पास पहुंचकर चौकन्नी नजरों से इधर उधर देखने लगे। मुखिया ने अपने घर के बाहर कुछ आदमी बैठा रखे थे जिनके पास लाठियां मौजूद थीं, मगर बल्लू और बलराम छत पर चढ़ने में माहिर थे। कुछ ही पलों में वो दोनों मुखिया के घर की छत पर चढ़ गए। इसके पास तो बहुत अधिक धन है बल्लू, इन सारे सोने को तो बेचकर हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। मगर बल्लू के दिमाग में कुछ और ही चलने लगा।
बात तो तुम्हारी सही है बलराम, लेकिन सोचो कल मुखिया की बेटी की शादी है। अगर हमने ये सारा सोना चुरा लिया तो उसकी बेटी की शादी रुक जाएगी। ये कैसी बातें करने लगा है तू? अचानक तेरे अंदर अच्छाई कैसे जाग गई? देख, हम दोनों चोर हैं बलराम, लेकिन पापी नहीं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ आए हैं तो कुछ तो चुरा कर जाएंगे। तभी बल्लू की नजर तिजोरी के साइड में रखे एक कड़े पर पड़ी, जिसमें हीरे ही हीरे जड़े हुए थे। खाली हाथ नहीं जाएंगे बलराम, हम दोनों इस हीरे जड़ित कड़े को लेकर जाएंगे। मान गए तुझे मेरे दोस्त। बल्लू ने जैसे ही कड़ा उठाया, तभी घर के अंदर बाहर सायरन की आवाज गूंज उठी। अजीब बात है बल्लू, हमने जब इस सोने को हाथ लगाया तो सायरन नहीं बजा, मगर जैसे ही इस कड़े को तुमने उठाया सायरन बज उठा। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है बलराम कि आखिर इस कड़े में ऐसी क्या बात है जिसके लिए मुखिया ने इतनी टाइट सिक्योरिटी रखी है। मुझे लगता है कि इसमें जड़े हुए हीरे बहुत ही कीमती होंगे। तभी बल्लू और बलराम के कानों में बहुत से लोगों की जूते की आवाजें टकराई। लगता है वो सब इसी कमरे की ओर आ रहे हैं। अब हम क्या करें? अगर हम दोनों पकड़े गए तो मुखिया हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो भी होगा देख लेंगे, इस कड़े को अपनी जेब में छुपा ले। तभी वहाँ पर मुखिया अपनी सिक्योरिटी को लेकर आ गया। वो बल्लू और बलराम को देखते हुए क्रोधित होकर बोला, देखते क्या हो, पकड़ लो इन दोनों को। वो कड़ा मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। बल्लू और बलराम भागने में भी माहिर थे। वो दोनों बहुत फुर्ती से वहाँ से भाग गए, मगर वो दोनों इतने घबराए हुए थे कि वो शहर की ओर नहीं बल्कि जंगल की ओर भागे। भागते भागते वो एक बड़ी सी नदी की तरफ आ गए। लगता है हम दोनों घबराकर उल्टी दिशा की ओर भाग आए। सही कह रहा है यार, अब क्या करें? लगता है इस बार हम दोनों पक्का पकड़े जाएंगे। तभी बल्लू और बलराम की नजर मुखिया पर पड़ी, जो बहुत से गार्ड लेकर उनकी ही तरफ आ रहा था। बल्लू, तुझे तैरना आता है? हाँ, मुझे तैरना आता है, लेकिन इतनी बड़ी नदी हम कैसे पार करेंगे? जो भी होगा देख लेंगे, फिलहाल तो अपनी जान बचाओ। बल्लू और बलराम दोनों नदी में कूद गए, मगर नदी इतनी बड़ी थी कि वो दोनों तैरते तैरते थक गए, मगर नदी का किनारा आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उन दोनों के सामने आ गया। हमारे साथ तो वही हो गया बलराम कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। ये मगरमच्छ हमें नहीं छोड़ेगा। हिम्मत मत हार बल्लू, हमने बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना मिलकर किया है। इस मगरमच्छ की क्या औकात है? पागल हो गया है क्या? इंसानों की बात अलग है, मगरमच्छ की बात अलग है। तुझे लगता है तो इस मगरमच्छ के एक दांत को भी तोड़ पाएगा? अरे ये हमें जिंदा चबा जाएगा। हम दोनों बीच नदी में फंसे हुए हैं, कुछ सोच। सब तेरी वजह से हुआ है बल्लू। अच्छे खासे हम दोनों उन आभूषणों को उठाकर फरार हो जाते और उन्हें बेच देते, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर तो राजा हरिश्चंद्र सवार हो गए थे। अचानक तुम्हारे मन में गांव के प्रति और मुखिया की बेटी के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया कि तुम्हें उनकी चिंता होने लगी। अब भुगतो। मुझे क्या पता था कि उस कड़े को उठाना हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगा। तभी उस मगरमच्छ ने बलराम के ऊपर हमला बोल दिया। बलराम मगरमच्छ से बचने के लिए पानी के अंदर तेजी से तैरने लगा, लेकिन मगरमच्छ का एक पंजा बलराम के माथे पर लग चुका था। बलराम बेहोश होकर पानी की गहराइयों में चला गया। इधर बल्लू बलराम को पानी में तलाश कर रहा था कि तभी उसे मगरमच्छों का पूरा झुंड दिखाई दिया। बल्लू अपनी जान बचाने के लिए तेजी से नदी के किनारे पर जाने के लिए तैरने लगा। कुछ ही देर में बल्लू नदी के किनारे पर आंसू लिए खड़ा हुआ था। हम दोनों बिछड़ नहीं सकते दोस्त, मैं तुझे इस पानी में जरूर तलाश करूंगा, तुझे कुछ नहीं हो सकता। इधर बलराम को पानी के अंदर अचानक होश आ गया, मगर आसपास का मंजर देखकर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही। वो एक पानी के गांव में था, जहां बहुत से लोग उसे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। तुम्हारे सर पर अभी अभी पट्टी बंधी है, तुम्हारे ऊपर मगरमच्छ ने हमला किया था।
अच्छा हुआ कि मेरी नजर तुम पर पड़ गई, नहीं तो मगरमच्छ के हमले से बहुत कम ही लोग बच पाते हैं। लेकिन ये कौन सी जगह है और तुम सब सांस कैसे ले रहे हो? सांस तो तुम भी ले रहे हो बेटा। अरे हाँ, इस बात पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। मैं पानी के अंदर सांस कैसे ले सकता हूँ? ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? बलराम गांव को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। बलराम ने देखा कि उस गांव में सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी। उस गांव में खेती भी थी, स्कूल भी थे, अच्छे अच्छे मकान भी बने हुए थे। मुझे पता है कि तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, पर यकीन मानो, जब मैंने भी पहली बार इस दृश्य को देखा था तो मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अगर तुम्हें मेरी बात का मतलब समझना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा इस गांव के मुखिया के घर पर। बलराम उस बूढ़े के साथ उस पानी के गांव में मुखिया के घर के अंदर चला गया। बलराम ने देखा कि मुखिया की बहुत बड़ी हवेली बनी हुई थी और मुखिया एक कुर्सी पर चिंतित अवस्था में बैठा हुआ था। अरे, तुम तो पृथ्वी के वासी लगते हो। आपने बिल्कुल सही कहा। किसी जमाने में हम भी पृथ्वी पर ही रहा करते थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही मुखिया जी कि ये सब कुछ कैसे संभव हो सकता है। पानी में इंसान कुछ मिनट से ज्यादा सांस नहीं ले सकता, लेकिन आप सब तो यहाँ पर ऐसे रह रहे हैं जैसे कि आपको पानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और मैं भी यहाँ पर सांस ले पा रहा हूँ। कृपया करके इस रहस्य से पर्दा हटाइए। दरअसल तुम जितने भी लोगों को देख रहे हो वो सब किसी जमाने में जिंदा थे। इनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं है। हम सब शापित हैं। मुखिया की बात सुनकर बलराम फटी फटी आंखों से मुखिया को देखते हुए बोला, तो क्या मैं भी शापित हो गया हूँ? नहीं, तुम शापित नहीं हुए। तुम तो जरूर बहुत ही दयालु भाव के व्यक्ति हो, वरना तुम इस शापित गांव में नहीं आ पाते। इस गांव को सिर्फ वही देख सकता है जिसका मन इस पानी की तरह साफ हो। शायद आपको किसी ने गलत जानकारी दी है मुखिया जी। मैं तो एक चोर हूँ। चोरी तुम शायद मजबूरी में करते होगे, पर तुम्हारा मन अभी भी साफ है। हम सारे गांव वासी पिछले 50 सालों से उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो हमें इस शाप से मुक्ति दिला सके, मगर इन 50 सालों में बहुत से लोग आए और हमें शाप से मुक्त करने की बात बोलकर वापस चले गए और दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। बलराम को उस मुखिया पर और गांव वालों पर बहुत ज्यादा तरस आया। मुझे बताइए मुखिया जी, आप सबको इस शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं आप सबका साथ देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम सब शापित कैसे हुए। आज से 50 साल पहले ये गांव तालाब के किनारे पर स्थित था और मैं इस गांव का मुखिया था। एक दिन मैं जंगल की तरफ जंगल के रास्ते में भटक गया और वहां मुझे एक साधु मिले जिनके शरीर से खून निकल रहा था। दरअसल उनकी बाह में एक तीर घुसा हुआ था और साधु के हाथ में हीरा जड़ा हुआ एक कड़ा था। वो कड़ा बेहद शक्तिशाली था और जादुई भी। उस समय साधु अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उस साधु ने वो कड़ा मुझे दे दिया और साथ ही साथ मुझे निर्देश भी दिया कि ये कड़ा जिस किसी भी व्यक्ति के पास रहेगा उस व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं होगी। मगर याद रखना, अगर किसी गलत मनुष्य ने तुमसे ये कड़ा चुरा लिया तो तुम और तुम्हारा गांव शापित हो जाएगा और तुम्हारा पूरा गांव तालाब में डूबकर मर जाएगा। लेकिन तुम सब मर के भी मरोगे नहीं और पानी के अंदर ही जीवित रहोगे और तालाब के पानी से बाहर कभी नहीं जा पाओगे। मुखिया की बात सुनकर बलराम गहरी सोच में पड़ गया। बलराम ने अपने साथ घटी घटना मुखिया को बता दी कि किस तरह से वो उस गांव के मुखिया की तिजोरी से ठीक वैसा ही हीरा जड़ित कड़ा चुरा कर भागे थे जिस कड़े की वो बात कर रहा था। मैं जानता हूँ, दरअसल तुम्हारे गांव के मुखिया के पूर्वज डकैती किया करते थे। वो लोगों को जान से मारकर उनका धन छीन लिया करते थे।
और एक दिन इस मुखिया का दादा मेरे घर में घुस आया और उस कड़े को चुरा कर ले गया। अगले ही दिन हमारा पूरा गांव तालाब में डूब गया और तब से हम लोग ऐसे ही इसी तालाब के अंदर रहते हैं। वो कड़ा मेरे दोस्त बल्लू के पास है। बताइए मुझे उस कड़े का क्या करना होगा? कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ उस कड़े को अपने गांव के मुखिया के सामने तोड़ना है और कड़ा तोड़ते ही हम सब शाप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मेरा दोस्त बल्लू पता नहीं कहाँ होगा। तालाब का मुखिया रहस्यमयी तरह से मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हारा दोस्त तालाब के उस पार किनारे पर बैठा हुआ रो रहा है। हम गांववासी तुम्हें उस तालाब के किनारे पहुंचा देंगे। तालाब के मुखिया ने बलराम को दूसरे छोर के किनारे पर पहुंचा दिया। बलराम ने देखा, आंखों में आंसू लिए हुए तालाब को ही देख रहा था। बलराम को देखकर बल्लू प्रसन्न हो गया। बलराम ने एक ही सांस में सारी घटना बल्लू को बता दी। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सही कहा बल्लू, चलो मुखिया के पास चलते हैं। इधर मुखिया अपने आदमियों के साथ क्रोधित अवस्था में बैठा हुआ था कि तभी बल्लू और बलराम उसके सामने आ गए। तुम दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। सीधी तरह से वो कड़ा मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम सब कुछ जान गए मुखिया, तुम्हारे धनवान होने का राज भी और तुम्हारे पूर्वज डाकू थे इस बारे में भी। पकड़ लो इन दोनों नमूनों को और मार मार कर हालत खराब कर दो। तभी बल्लू ने अपनी जेब से वो कड़ा निकालकर जमीन पर बुरी तरह से पटक दिया। कड़ा चकनाचूर हो गया और उसमें जड़ित हीरे गिर पड़े और कुछ ही देर में उस तालाब के सारे वासियों की आत्माएं निकलकर बाहर आ गईं। वो सभी गांववासी शाप से मुक्त हो गए और मुखिया नजरें नीची करके चला गया। नीलगिरी पर्वत के पास ही एक समुद्र था। वहाँ भूरा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था और वो नमक चुनकर बेचने का काम किया करता था। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो ला 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 ला। भूरा हमेशा की तरह समुद्र के तट पर नमक बिनने चला गया। नमक बिनकर उसे छानकर वो उसे छोटे छोटे दामों में बेचा करता था। बताओ लंबरदार भाई, कितने में खरीदोगे आज मेरा नमक? जितने में रोज खरीदता हूँ उससे 10 आने कम, और कल से शायद और दाम गिर जाए। अगर दाम हमेशा कम होते रहेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? घर पर मेरा एक बच्चा भी है जो छोटा सा है। थोड़े तो पैसे आप बढ़ाइए। भाई मेरे हाथ में थोड़ी ना है, वो तो सब ऊपर वाले कर्मचारी करते हैं, हमें उन्हें भी पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। आपके पास कोई और काम है तो आप मुझे दे दीजिए ना। मेरे पास कोई काम होता तो मैं नहीं कर लेता। पूरे दिन नमक में रह रहकर मैं भी परेशान हूँ। भूरा पहले से ही नमक ज्यादा दामों पर न बेचने के कारण बहुत परेशान था। उतने में ही वहाँ पर एक चौकीदार आया और उससे कहने लगा, ऐसे छुप छुप कर मत भागो, मैंने तुम्हें मुंह छुपाते हुए देख लिया है। अरे नहीं साहब, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो अपना पसीना पोंछ रहा था। आप खामखा चिंता कर रहे हैं। सीधे काम की बात करता हूँ, हफ्ता निकालो, हफ्ता। हाँ ये लीजिए पूरे 500 रुपए। भूरा ने उस दिन जितने भी पैसे कमाए थे सारे ही उस चौकीदार को दे दिए और बचे हुए 100 रुपए के खाने का कुछ राशन ले लिया और घर चला गया। आप ये जो रत्ती भर का खाना लेकर आए हैं, इससे किसका पेट भरेगा? और बेतुके काम करना बंद कर दीजिए आप और चलिए आप मेरे मायके, मैं आपको वहाँ कोई ना कोई नौकरी दिलवा दूंगी। जो लाया है खा लो भाग्यवान। मुझे पता है तुम्हारे ससुराल में कैसे लोग हैं और उनका क्या कहना है। उस दिन न्योता में बुलाकर भंडारे में घुसा दिया, कह दिया खाना खा लो। ये भी कोई बात हुई भला? भट्टी में जाइए आप, मुझे क्या, मैं तो बस अपने जज्बात बता रही थी आपको। उसी रात जंगल के कुछ डाकू उस गांव में आ गए जो कि शहर से हीरे चुरा कर लाए थे और वो समुद्र के पास एक झाड़ी के पीछे छुप गए। इन हीरो को हमें कहीं छुपाना होगा,
वरना हमें पुलिस पकड़ लेगी। जी सरदार, पुलिस वालों के डंडे बहुत जोर से लगते हैं, लेकिन हम इन हीरो को छुपाएंगे कहाँ? आप सब फिक्र ना करें, सामने ही नमक का ढेर लगा हुआ है। इन हीरो को नमक की ढेर में डाल देते हैं। वैसे भी छोटे छोटे हीरे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सरदार और उसके चेलों ने छोटे छोटे हीरो के टुकड़े नमक में मिला दिए और वो लोग पुलिस से डरकर भाग गए। अगले दिन जब भूरा नमक इकट्ठा करने उस जगह पर पहुंचा, तो उसकी आंखों में उनकी चमक पड़ी। ये ढेर कुछ अजीब सा लग रहा है। इतना उत्पात किसने मचा दिया यहाँ? सब बिखरा है। भूरा वहां जाकर नमक चुनने लगा बाजार में बेचने के लिए। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए छोटे से टुकड़े पर गई। ये चमकता हुआ नमक, ये कैसा नमक है? बहुत तेज चमक रहा है। ये हीरा तो नहीं है? भूरा उस हीरे के एक टुकड़े को लेकर वहां से चला जाता है और एक जोहरी के पास जाकर उस टुकड़े को उसे दिखाता है। मूलचंद जी, ये बताइए, ये हीरे कितने में लेंगे आप? और ये हीरा है कितने का? होश में तो हो, नमक बेचने की जगह सूंघने भी लगे हो तुम तो। हीरा, और वो भी तुम्हारे पास। ये देखिए तो सही। भूरा मूलचंद को हीरे दिखा देता है, जिसे देखकर मूलचंद जोहरी भौचक्का रह जाता है और कहता है, ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? इस छोटे से हीरे की कीमत पूरे 1 लाख है। तुम्हें ये किसने दिया? वो सब आप छोड़िए ना, और बताइए कि हीरे खरीदेंगे या नहीं, वरना मैं कहीं और जाऊँ। तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर अभी आया। बस कहीं बेचना नहीं। मूलचंद ने भूरा को पूरे 1 लाख रुपए दे दिए। भूरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कई सारे गहने, कपड़े और कई सालों तक का घर का राशन लेकर वो अपने घर चला गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। ये देखो, इतने सारे पैसे आ गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सपना है। कहीं आप चोरी वोरी तो नहीं करने लग गए जी? कहीं आपने डकैती का काम तो नहीं शुरू कर दिया? कहाँ से आए आपके पास इतने सारे पैसे? तब जाकर भूरा अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताता है और तब रेशमा कहती है, अरे पगलू, एक हीरे के अगर 1 लाख मिल गए तो सोचिए अगर हमारे पास सारे हीरे हुए तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन और हीरे हम लाएंगे कहाँ से? हमें उसी ढेर के पास चलकर देखना चाहिए। रेशमा और भूरा उस हीरे के नमक यानी कि समुद्र के तट पर चले जाते हैं और वहां जाकर नमक में से हीरे ढूंढने लगते हैं और उन्हें कई सारे हीरे मिल जाते हैं। उतने में ही वहां पर पुलिस वाले आते हैं, जिनकी कैद में वो डाकू रहते हैं। बताओ तुम्हारा सरदार कौन है? बताओ कौन है तुम्हारा सरदार? ये खड़ा है ना आपके सामने, भूरा। भूरा है हमारा सरदार। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे भूरा भाई, झूठ क्यों बोलना? अब हमारा भांडा फूट चुका है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप भूरा के घर चलकर देख लीजिए, और उसके हाथ में अब भी हीरे हैं। उतने में ही वहाँ पर एक हवलदार आया और कहने लगा, जी इंस्पेक्टर साहब, ये बात सच है। भूरा के घर में सोने के गहने और कई सारे बेशकीमती सामान मिले हैं। हवलदार की इतनी बात सुनते ही पुलिस ने भूरा और रेशमा को कैद खाने में कैद कर लिया और उन्हें वहां डाकुओं के साथ बंद कर दिया। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है? दूसरों का इल्जाम हम पर लग रहा है। आखिर हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता न करो, मैं कुछ करता हूँ। इन डाकुओं ने ऐसा छल हमारे साथ क्यों किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्हें दुखी देखकर डाकुओं का चेला बोला, लगता है तुम अब तक समझ नहीं पाए। हमने साजिश करके तुम्हें यहाँ फंसा दिया है। हमारा सरदार बनकर तुम यहाँ पर उम्र भर कैद रहोगे और हम कुछ महीनों में ही छूटकर यहाँ से चले जाएंगे। बड़ा बेवकूफ है ये। भूरा उन डाकुओं के कैद में आकर फंस गया था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। उतने में ही उस जेल के दीवार के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद हुआ और उसमें से एक भूत निकल कर आया, जो आकर कहने लगा, ये इंसान पता नहीं जेल में रोते क्यों हैं। मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ।
इसकी समस्या का परिणाम मैं दिखा दूंगा। और वो भूत जाकर भूरा से बात करने लगा। उस भूत को देखकर भूरा और रेशमा दोनों बेहद डर गए। भूत भूत, ये क्या हो रहा है? शोर मत मचाओ वरना सब आ जाएंगे। मैं इसी जेल का भूत हूँ। कई साल पहले मुझे यही सजा मिली थी, तब से मैं बेगुनाहों को यहाँ से मुक्त कर देता हूँ। चलो, कम से कम एक भूत तो है जिसे हम बेगुनाह लगे। कैसे मुक्त करोगे तुम दोनों को ही उस जेल में रखे हुए पानी पर ये हल्दी लगा देनी है। ये जादुई हल्दी है जिसे पीकर सारे पुलिस वाले सारा माजरा समझ जाएंगे और तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। उस मटके पर हम हल्दी कैसे लगाएं? हम अंदर कैद हैं, आप लगा दीजिए ना। भूरा की बात सुनकर भूत ने मटके की पानी पर हल्दी लगा दिए और जब पुलिस वालों ने हल्दी वाला पानी पिया तो उन्हें सारी सच्चाई नजर आ गई। उन्हें सच का पता चल गया। तुम बाइज्जत बरी किए जाते हो। इन डाकुओं को सजा मिलेगी, हमें माफ करना। रेशमा और भूरा दोनों ही अपने घर चले गए और दोनों मायूस हो गए। तब उनकी नजर उनके घर पर पड़ी। उनके घर पर रखे हुए नमक चमक रहे थे। ये क्या हो रहा है? ये नमक चमक क्यों रहा है? अरे, ये तो हीरे के नमक है। ये कैसे हुआ? ये तो नामुमकिन है। ये सब जरूर उस जेल वाले भूत की शक्ति का कमाल है। उसने हमारी जिंदगी बदल दी। और क्या था, भूरे के घर में रखे हुए नमक हीरे के बन गए थे। भूरा उसे बेचकर बहुत बड़ा धनवान आदमी बन गया। हीरे के नमक बेचने से उसका कारोबार धमाकेदार चलने लगा और उन पैसों से भूरा लोगों की मदद करने लगा और अपना जीवन सुखी सुखी बिताने लगा। मुथु एक गरीब था जो साइकिल पर घूम घूम कर कॉफी बेचा करता था। मुथु का ये व्यापार नया था। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी कॉफी, एक कॉफी देना। मुथु की कॉफी ग्राहकों को कुछ खास पसंद नहीं आती थी। अरे रवि भैया, कॉफी पियोगे? नहीं नहीं मुथु, अभी घर पर कॉफी पिया है। ठीक है भैया। मुथु थोड़ा दूर ही गया था कि रवि के साथ वाला आदमी उससे बोलने लगा। भाई, तू तो बोल रहा था कि चाय या कॉफी मिल जाए बस, तो कॉफी क्यों नहीं लिए? अरे यार, इसके हाथ की कॉफी इतनी बकवास होती है ना कि क्या बोलूं। तू एक बार पिएगा ना तो जिंदगी भर कॉफी नहीं पिएगा। ग्राहकों की ये बात मुथु को बुरी लग रही थी। मुथु बहुत कोशिश करता था अच्छी कॉफी बनाने की, पर उससे कभी अच्छी कॉफी बनती ही नहीं थी। वो निराश होकर घर गया। वीना, अच्छी कॉफी बनाने का क्या तरीका है? माप, सही मापों से सही कॉफी बनती है। मैं कितना भी सही माप इस्तेमाल करूं, मेरी कॉफी ग्राहकों को अच्छी ही नहीं लगती। जिसको अच्छी कॉफी दूं, वो बोलता है कि कड़क कॉफी चाहिए, और जिसे कड़क कॉफी दूं, उसे वो भी अच्छी नहीं लगती। ऐसी कॉफी कैसे बनाऊं जो सारे ग्राहक को अच्छी लगे? अब इसके लिए क्या ही कर सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे यकीन है आप खुद ही सही कॉफी बनाना सीख लेंगे। उम्मीद तो यही है, देखते हैं। मुथु निराश था। उस रात तेज बरसात शुरू हो गई और सुबह तक बादल बरसते रहे। अगली सुबह मुथु अपनी साइकिल लेकर निकल रहा था। वीना, मेरी साइकिल का छाता निकाल दो। हाँ, वीना छाता लेकर आई। इसमें तो छेद है, लगता है चूहों ने छेद कर दिया है। कोई नहीं, काम तो चल ही जाएगा। मुथु ने वो बड़ा छाता साइकिल के ऊपर लगा दिया और मुथु साइकिल लेकर निकल गया। बाहर बरसात हो रही थी। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, कॉफी 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 कॉफी। बरसात के कारण रास्ते पर कम लोग थे। बस स्टॉप के पास जाता हूँ, वहाँ कोई न कोई मेरी कॉफी पी ही लेगा। मुथु बस स्टॉप पहुँचा तो वहाँ कई लोग छाता लेकर खड़े थे। कॉफी 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 कॉफी, कॉफी कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी। तभी उसे वहाँ रवि दिखा। रवि को बारिश से ठंड लग रही थी। इतनी ठंडी में कॉफी ही पी लेता हूँ। इसकी कॉफी का स्वाद तो अच्छा नहीं होता,
पर कम से कम गर्म होती है। अरे भाई, एक कॉफी देना। मुत्थू ने बहुत खुश होकर रवि के लिए एक कॉफी बनाई और तभी उसके छाते से एक बूंद पानी उस कप में टपका। रवि ने वो कॉफी चखी। अरे वाह वाह वाह, क्या कॉफी बनाई है मुत्थू। इतनी अच्छी कॉफी मैंने जिंदगी में नहीं पी। सच्ची? हाँ सच्ची, बस मजा आ गया। रवि ने बड़े चाव से वो कॉफी पी। मुत्थू, एक और कप कॉफी दे दो। हाँ भाई। मुत्थू ने उसे एक और कप कॉफी दी। आसपास खड़े और कई ग्राहक कॉफी पीने चले आए। मुझे भी एक कॉफी देना। मुझे भी दो भाई। मैं भी तो देखता हूँ तुम्हारी कॉफी में ऐसा क्या है। हाँ हाँ, सबको देता हूँ। मुत्थू एक एक करके सारे ग्राहकों को कॉफी देने लगा। हर एक की कॉफी में छाते से एक बूंद का पानी टपका और ग्राहकों को कॉफी बहुत अच्छी लगने लगी। वाह भाई, कमाल है। ऐसी कॉफी कहीं नहीं पी। हाँ हाँ बिल्कुल। सभी को कॉफी का स्वाद बहुत भा रहा था। मुत्थू चौंक गया। आज तक किसी को मेरी कॉफी पसंद नहीं आई। अचानक ये चमत्कार क्या हो गया? जो भी हो, आज तो मेरी चांदी है, चांदी। मुत्थू की कॉफी धड़ाधड़ बिक रही थी और उसकी कमाई बढ़ रही थी। आज बस स्टॉप पर ही उसके 120 कप कॉफी बिकी और उसका सारा सामान खत्म हो गया। उसने भगवान का शुक्रिया किया और अपने घर लौटा। वीना, वीना, आज तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ? आज ग्राहकों को मेरी कॉफी इतनी पसंद आई कि धड़ाधड़ सब बिक गई। एक ही घंटे में 120 कॉफी बिकी है। अरे वाह! अरे पता है, हर ग्राहक को मेरी कॉफी पसंद आ रही थी। किसी किसी ने तो एक से ज्यादा कॉफी पी और सब तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा था ना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा है। वीना भी हैरान थी कि ये सब अचानक कैसे हुआ, पर वो खुश थी। अगले दिन भी बरसात थी। मुत्थू अपने फटे हुए छाते के नीचे कॉफी बेच रहा था। छाते से कुछ पानी की बूंदें कॉफी में गिर रही थी। बहुत बेहतरीन कॉफी है ये। धन्यवाद। आज भी मुत्थू की कॉफी धड़ाधड़ बिक रही थी। मुत्थू की अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। आज तीसरा दिन था और बरसात थम गई। मुत्थू ने छाता बंद कर लिया। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी। एक कॉफी देना। आज जब इस ग्राहक ने कॉफी चखी तो उसने कॉफी थूक दी। छी 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 छी, कितनी बेकार कॉफी बनी है। तुम इतनी अच्छी कॉफी बनाते थे, अचानक ये क्या कर दिया भाई? ये बात सुनकर मुत्थू हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दूसरे ग्राहकों को भी कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर अचानक बरसात शुरू हुई और मुत्थू ने छाता खोल लिया। कुछ देर बाद उसके पास एक ग्राहक आई। एक कॉफी देना। मुत्थू ने उसे कॉफी दी। वाह मुत्थू भैया, बहुत ही अच्छी कॉफी है। मुत्थू चौंक गया। अब तक तो लोगों को कॉफी अच्छी नहीं लग रही थी, अब ऐसा क्या बदल गया? खैर, उसके बाद भी जो ग्राहक आए सबको कॉफी अच्छी लगी और एक बार फिर धड़ाधड़ कॉफी बिकने लगी। मुत्थू घर पहुंचा और उसने ये अजीब घटना अपनी पत्नी को बताई। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कुछ तो अलग किया होगा ना? बस एक ही बात अलग थी, बरसात। पहले जब मैंने कॉफी बनाई तब बरसात नहीं थी, पर फिर जब मैंने कॉफी बनाई तो बरसात थी। ऐसा? चलिए आजमाते हैं। आप घर के अंदर कॉफी बनाइए। मुत्थू ने वीना के लिए कॉफी बनाई और उसे दे दी। वीना ने वो कॉफी चखी और थूक दी। छी छी छी, ये कितनी बुरी कॉफी है। आपके ग्राहकों को ऐसी कॉफी कैसे पसंद आती है? पता नहीं। अब एक काम कीजिए, बरसात में कॉफी बनाइए। मुत्थू ने बरसात में छाते के नीचे कॉफी बनाई और ये कॉफी वीना को अच्छी लगी। ये कमाल है, लगता है इस छाते में ही कुछ है। इस छाते के नीचे कॉफी कमाल बनती है। ये चमत्कारी छाता है।
मुत्थू और वीना समझ गए कि ये कमाल छाते का ही है। उस दिन से मुत्थू रोज चमत्कारी छाते के नीचे ही कॉफी बनाया करता था और उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। काशीपुर नाम के गांव में दो पड़ोसी रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों में 36 का आंकड़ा था। दिन भर बस झगड़ते रहते क्योंकि दोनों बेरोजगार भी थे। एक दिन श्यामलाल घर में बैठा था। उसकी पत्नी बाहर से भागती भागती आई और कहने लगी, अरे अपना पड़ोसी रामलाल तालाब के पानी से पैसे बना रहा है और तुम हो कि घर में निकम्मे बैठे हो। पत्नी की बात सुनकर श्यामलाल चौंक गया। तालाब के पानी से पैसे? ऐसे कैसे? तुम खुद जाओ और देख आओ। श्यामलाल भागते भागते तालाब पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। रामलाल ने एक नाव खरीदी थी। वो लोगों को नाव में बिठाकर तालाब की सवारी करा रहा था और ढेर सारे पैसे कमा रहा था। श्यामलाल रामलाल से मिला तो रामलाल कहने लगा, मूर्ख था मैं, जो दिन भर बेकार बैठा तुमसे झगड़ा करता फिरता। अब मैं इस गांव से पैसे कमाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा और जहाज खरीद लूंगा। रामलाल नाव में बैठकर लोगों को तालाब घुमाने ले गया और श्यामलाल फटी आंखों से देखता रह गया। रामलाल से उसे जलन होने लगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे बड़ा आदमी बनता है। श्यामलाल एक बाबा की कुटिया में गया और वहाँ से जादुई भस्म ले आया। रात के अंधेरे में उसने वो भस्म तालाब के पानी में घोल दिया। भस्म पानी में घुलते ही तालाब का पानी उबलने लगा और श्यामलाल हंसने लगा। जहाज तो दूर, अब तू इस पानी में नाव भी नहीं चला सकता। सुबह हुई तो उबलते तालाब की खबर पूरे गांव में फैल गई और तालाब के किनारे भीड़ इकट्ठा हुई। तालाब का उबलता पानी देखकर लोग डरने लगे। रामलाल अपनी नाव के पास खड़ा होकर चिल्लाने लगा, चलो चलो, किसे करनी है उबलते तालाब की सवारी? पागल है क्या? नाव में बैठकर उबलते तालाब में जाएंगे तो पकौड़े की तरह तल जाएंगे। हमें नहीं करनी कोई सवारी। सारे लोग चले गए और रामलाल परेशान हो गया। लगता है नाव बेचनी पड़ेगी, मैं तो बर्बाद हो गया। कुछ दिन बीत गए। श्यामलाल घर में निकम्मा बैठा था कि उसकी पत्नी आई और बोली, क्या निकम्मे बैठे हो, कुछ तो करो। रामलाल का इतना बड़ा नुकसान करा दिया, और क्या करूं? रामलाल के नुकसान में तुम्हारा क्या फायदा? फायदा सोचो, इतना बड़ा गांव है, एक भी चाय की दुकान नहीं। उबलते तालाब में चाय पत्ती डालो और चाय बेचो। श्यामलाल तुरंत सेठ के पास गया और बोला, सेठ, मुझे 1 ट्रक शक्कर, 1 ट्रक चाय पत्ती, 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध चाहिए। इतनी मोटी मात्रा में माल? क्या गोलमाल है? बस आप भिजवा दो, पैसे 1 साल बाद दे दूंगा। दूसरे दिन 1 ट्रक शक्कर, 1 ट्रक चाय पत्ती, 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध उबलते तालाब के किनारे पहुंच गया। तो श्यामलाल ने तीनों ट्रक तालाब में खाली करवा दिए और तालाब में चाय उबलने लगी। इलायची की सुगंध सारे गांव में फैल गई और लोग तालाब के पास इकट्ठा होकर अजूबा देखने लगे। चाय ले लो, चाय, चाय ले लो, चाय, इलायची वाली चाय। लोगों ने चाय का तालाब कभी नहीं देखा था, इसीलिए चाय पीने और तालाब देखने लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। श्यामलाल का तगड़ा बिजनेस हो गया। इधर रामलाल ने गांव में पाइप और नल की फिटिंग की दुकान खोली थी। वो उसी में बिजी था। एक रात नल फिटिंग करने रामलाल दूसरे गांव जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुटिया वाला बाबा मिला और कहने लगा, वो श्यामलाल तुम्हारा पड़ोसी है ना? भस्म ले गया था तालाब में डालने और पैसे नहीं दिए। सुना है चाय का तालाब बेच रहा है, उसे पैसे लौटाने को बोल देना। बाबा चला गया और रामलाल समझ गया कि नाव के धंधे में टांग अड़ाने वाला श्यामलाल ही है। मेरा धंधा चौपट किया, अब मैं भी देखता हूँ चाय का तालाब कितने दिन चलता है। दूसरे दिन रामलाल तालाब के पास गया। श्यामलाल तालाब से चाय निकालकर लोगों को पिला रहा था और मोटी कमाई कर रहा था। अरे तुम इसे पैसे क्यों देते हो?
ये तालाब इसका थोड़ी है, फोकट में चाय पिया करो। क्या बक रहा है? मैं तुमसे नहीं, लोगों से बात कर रहा हूँ। रामलाल, बात तो ठीक है, पर हमें चाय निकाल कर देगा कौन? देखो तो चाय कैसे उबल रही है। श्यामलाल हमें चाय निकाल कर देता है, इसीलिए हम पैसे देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें चाय निकाल कर। वो कैसे? मैंने पाइप और नल का बिजनेस शुरू किया है। चाय के तालाब में पाइपलाइन करके सीधे तुम्हारे घर नल लगवा दूंगा, फिर घर में बैठकर जितनी चाहे उतनी चाय पीना। लोग रामलाल की बात मानकर चले गए और श्यामलाल परेशान हो गया। शक्कर मेरी, चाय पत्ती मेरी, इलायची मेरी, दूध मेरा, और तुम्हारा क्या? जैसे को तैसा। तुमने मेरा पैर खींचा, अब मैं तुम्हारा पैर खींचूंगा। इस प्रकार श्यामलाल बर्बाद हो गया और रामलाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसने पाइपलाइन से लोगों के घर घर चाय पहुंचाई और कर्जदार बना श्यामलाल गांव छोड़कर भाग गया। महाराष्ट्र में बसंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में ज्यादातर समय सूखा पड़ा रहता था, इसीलिए पानी आसानी से उपलब्ध नहीं था। गांव के घरों में सरकारी टंकियां लगी हुई थीं, जिनमें सुबह शाम निश्चित समय के लिए ही पानी आता था। माँ, देखना जरा, बाल्टियां टब सब खाली है। बराबर वाला सोनू आज फिर हमारे पानी से नहाकर भाग गया। तू सोनू के घर पर कपड़े लेकर जा। वो हमारा पानी खर्च कर गया तो उसका पानी खर्च करके आना। पड़ोसी के घर कपड़े धोना चाहिए, धोना आए या ना आए, लेकिन धोना चाहिए। प्रियंका, अपने कपड़े हमारी टंकी पर क्यों धो रही हो? हाय राम, तुमने तो आधा पानी खर्च भी कर दिया। ओहो गौरी बुआ, मैंने कपड़े धो लिए तो हाय राम, और सोनू जो आए दिन हमारी टंकी पर नहाकर चला जाता है, उसका क्या? सोनू नौकरी पर जाता है, तुम्हारी तरह खाली नहीं है, और नहाने में ज्यादा से ज्यादा आधा बाल्टी पानी खर्च होता होगा। आधी बाल्टी पानी खर्च होता तो कोई परेशानी नहीं थी। तुम्हारा लड़का सारी बाल्टियां और टब खाली कर देता है। लो, बेटी के पीछे अब माँ भी लड़ने आ गई। प्रियंका और सोनू के परिवार एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। पानी के पीछे अक्सर उनके बीच लड़ाई होती रहती थी। प्रियंका के पिता नहीं थे। दोनों माँ बेटी दिए, मटके और मिट्टी के बर्तन बनाकर खर्चा चलाती थी। सुनिए जी, किसी तरह से ये माँ बेटी की इस गांव से छुट्टी करा दीजिए, फिर बराबर वाला घर भी हमारा हो जाएगा और हम बड़ी जगह में रह पाएंगे। तो सोनू की प्रियंका से शादी करवा देते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कहाँ हमारा सोनू इतना पढ़ा लिखा और कहाँ वो प्रियंका 5वीं पास। वो हमारे सोनू के लायक नहीं है। और वैसे भी मैं तो अपने सोनू की शादी किसी अमीर घर में करूँगी। हमें बस उनका घर चाहिए। कुछ ऐसी चाल चलिए कि ये माँ बेटी गांव छोड़कर ही चले जाएं। ये तो बहुत आसान है, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक दिन गौरी प्रियंका के घर गई। प्रियंका, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ माल पहुँचाने बाजार गई है। ये लो खीस, मेरे मायके से आया है, बहुत ज्यादा आ गया है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा तुम्हारे घर दे दूं। ये बात ठीक है कि हम लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन आखिर हो तो तुम हमारी पड़ोसी ही ना। अगले दिन सुबह सुबह प्रियंका और उसकी माँ की आंख अपने घर के बाहर हो रहे शोर से खुलती है। प्रियंका, हमारे घर के आगे इतना शोर क्यों हो रहा है? दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सोनू की माँ
गांव वालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, गांव वालों, अब हमारे गांव में चोरियां भी होने लगी। मैं अभी कुछ दिन पहले ही सोने के कंगन बनवा कर लाई थी और वो इस प्रियंका और उसकी माँ ने चुरा लिए। किन कंगनों की बात कर रही हो? हमने तुम्हारी कोई कंगन नहीं चुराए। तो ठीक है, हमें अपने घर की तलाशी ले लेने दो। हाँ हाँ, पूरे घर की तलाशी शौक से लो, हमें कोई डर नहीं है। गांव वाले प्रियंका के घर की तलाशी लेते हैं। गौरी बिस्तर के नीचे से कंगन निकाल लेती है। ये देखो गांव वालों, ये रहे कंगन। अब तो कुछ भी कहना बाकी नहीं रह गया। हम चोरों को गांव में नहीं रख सकते। हाँ हाँ, ठीक कहा भाई, इन्हें गांव से बाहर निकालो। सारे गांव वाले मिलकर प्रियंका और उसकी माँ को गांव छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो बेटी, जीतू मामा के यहाँ चलते हैं। प्रियंका और उसकी माँ गर्मी में पैदल चलने लगे। माँ, वो देखो एक टंकी। चलो उसी से पानी पीते हैं। प्रियंका ने जब टंकी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टंकी से तरल सोना निकल रहा था। हाय राम, गांव वाले तो इस टंकी को खराब समझते थे, लेकिन इसमें से तो सोना निकल रहा है। माँ, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पर अपना घर बना लेंगे। टंकी से निकले सोने की सहायता से प्रियंका और उसकी माँ एक बड़ा घर बना लेते हैं और पूरी शान और शौकत से रहने लगते हैं। प्रियंका की अमीरी की बात पूरे बसंतपुर में फैल गई। सुनिए जी, हम प्रियंका की माँ से जाकर माफी मांग लेते हैं। हम अपने सोनू की शादी प्रियंका से कर देते हैं, फिर उनकी जादुई टंकी, बड़ा मकान सब हमारे हो जाएंगे। पीछे जो कुछ भी हुआ, हम उसे भूलकर आपसे माफी मांगने आए हैं। प्रियंका और सोनू साथ साथ ही बड़े हुए हैं, एक साथ खेले कूदे हैं। क्यों ना उनका विवाह कर दिया जाए? विवाह की बात तुम्हें उस समय याद क्यों नहीं आई, जब हम गरीब थे? पहले हम तुम्हारे लायक नहीं थे और अब तुम लोग हमारे लायक नहीं हो। निकल लो यहाँ से। अमीरी का इतना घमंड, सोना देने वाली टंकी पर इसका घमंड टिका हुआ है। उस टंकी की पाइपलाइन कहीं से तो आती होगी, उसे तोड़ डालूंगी, फिर देखती हूँ किस चीज पर घमंड करेगी। एक रात गौरी अपने पति के साथ प्रियंका के घर के पीछे वाले जंगल में जाती है। वो और उसका पति खुदाई करना शुरू करते हैं। ये रही टंकी की पाइपलाइन। गौरी कुल्हाड़ी से पूरी पाइपलाइन तोड़ फोड़ कर अपने घर लौट जाती है। अगले दिन पूरे गांव में हाहाकार मच गया। इतना शोर क्यों हो रहा है? लगता है कल रात हमने जो पाइपलाइन तोड़ी थी वो सोने वाली टंकी की पाइपलाइन नहीं, बल्कि गांव में आ रहे पानी की पाइपलाइन थी। गांव में पुलिस आती है और पानी के पाइपलाइन तोड़े जाने की जांच करती है। गौरी और उसका पति पकड़े जाते हैं। उन्हें पानी के पाइपलाइन तोड़ने के जुर्म में जेल हो जाती है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि दुष्ट लोग दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। बागपुर नाम का एक गांव था जिसके इर्द गिर्द सिर्फ नदियां थी। इस गांव के सामने ही ज्ञानपुर नाम का गांव था। बागपुर में स्कूल ना होने के कारण वहां के बच्चे हर दिन नाव से नदी पार करके ज्ञानपुर में आया करते थे, जहां पर एक ज्ञानपुर हाई स्कूल नाम का स्कूल था। उस स्कूल में रियान नाम के टीचर पढ़ाते थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से की थी। रियान एक बहुत ही अच्छी लड़की थी।
तो बच्चों याद रखना, हम पहले बंदर थे, फिर धीरे धीरे हमारा विकास हुआ और हम इंसान बन गए। मगर सर, मेरे पिताजी तो कहते हैं कि हम पहले से ही इंसान थे, हमें ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तुम्हारे पिताजी ये इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं है। इस दुनिया में कोई ईश्वर है ही नहीं। ये दुनिया हजारों सालों से बनती आ रही है अपने विज्ञान के हिसाब से। और कोई सवाल बेटा? नहीं सर। रियान हर दिन देखता था कि बच्चे दिन ब दिन स्कूल कम आ रहे हैं, खासकर पास के गांव बागपुर से। रियान नाव में बैठकर बागपुर आ जाता है ताकि वो जान सके कि ऐसा क्या है जिस वजह से बागपुर के बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। रियान को एक बच्चा दिखाई देता है जो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। वो बच्चा अपने पिता के साथ ईंटों और रेत में काम कर रहा था। बेटा, तुम कई दिनों से स्कूल नहीं आए हो। नहीं आएगा मेरा बेटा, यहाँ खाने के लिए खाना नहीं है और नाव से स्कूल भेजने के लिए पूरे दिन की कमाई हम कैसे दे दें? मगर बच्चों की पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। नहीं हो पाएगी सर जी, हमें माफ कर दीजिए। मेरा बच्चा मेरी ही तरह अब मजदूर बनेगा इसी गांव में। जब रियान ये सब देखता है उसका दिल टूट जाता है और इस बात को लेकर वो बागपुर के प्रधान के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, इस गांव में अब तक स्कूल क्यों नहीं बना है? बच्चों को एक गांव से दूसरे गांव इस बहती नदी को पार करके आना पड़ता है। नहीं बनेगा सर जी, सरकार पैसा ही नहीं भेजती है तो स्कूल कैसे बनाए? अपनी जेब से पैसे डालकर तो नहीं बना सकता हूं ना। और रही बात नाव के किराए की, वो तो सब मेरे ही हैं, तो एक व्यापारी होने के नाते मैं अपना मुनाफा तो देखूंगा ही ना। सरकार पैसे भेजती है, भले ही मैं दूसरे गांव से इस गांव में आया हूं, मगर आपके बारे में भी मैंने लोगों की बातें सुनी है। जो सरकार पैसे भेजती है उन्हें आप अपनी जेब में डालते हैं और उन्हीं से आपने नाव के व्यापार में एकाधिकार कर लिया है। देखिए सर जी, आप आए हैं दूसरे गांव से ना, ऊपर से शिक्षक हैं, इसलिए थोड़ी इज्जत दे रहा हूं और अब इज्जत से कह रहा हूं कि आप चुपचाप अपने गांव चले जाइए। यहाँ कुछ नहीं बनने वाला, स्कूल तो भूल ही जाइए। रियान निराश हो जाता है और अपने घर रात के समय सोचता है कि कैसे इन बच्चों की मदद करूं। वो अपना फोन उठाता है और अपनी दोस्त हीर को कॉल लगाता है। हीर इंग्लैंड से फोन उठाती है। हाँ रियान, बोलो ना। रियान अपनी सारी समस्या अपनी दोस्त हीर से बताता है, जिसे सुनकर हीर उससे कहती है, मुझे रियान एक बात नहीं समझ आती। तुमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, फिर भी तुम एक छोटे गांव में टीचर की नौकरी कर रहे हो। तुम्हें तो यहाँ कोई भी नौकरी दे देता, उसमें भी तुम अब दूसरे गांव की समस्या लेकर बैठे हो। मेरे पिताजी ने कहा था कि एक इंसान को प्रगति करने के लिए, एक इंसान के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसीलिए तो उन्होंने अपने सारे जमा किए हुए पैसों को मेरी शिक्षा में लगा दिया। शिक्षा छोटे गांव में बहुत महंगी है और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मगर बागपुर में तो कोई स्कूल ही नहीं है। क्या चाहते हो रियान? कहो, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद करूं? मैं चाहता हूं कि तुम थोड़े पैसों की मेरी मदद कर दो, जिससे मैं बागपुर में स्कूल खड़ा कर सकूं। रियान, जब तुमने बात की ना, तभी मुझे याद आया कि इंडिया में ही मेरे पिता की कंपनी पानी में तैरने वाली इमारतें बना रही है। मैंने सुना है उन्होंने एक स्कूल भी बनाया है, मगर वो शहर में किसी काम का नहीं है। शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। बिल्कुल, ये तो मेरी पूरी समस्या का समाधान है हीर, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, 3 दिन में वो तैरता हुआ स्कूल तुम्हारे गांव में पहुंच जाएगा, वो भी तैरते हुए। शुक्रिया हीर, बहुत बहुत शुक्रिया। रियान 3 दिन तक इंतजार करता है। हर दिन स्कूल में पढ़ाने के बाद वो नदी किनारे जाकर खड़ा हो रहा था। जैसे ही तीसरा दिन आता है, रियान एक बड़े से इमारत को एक बड़े से पत्थर के ऊपर आते देखता है। थोड़ी देर में वो तैरता स्कूल नदी किनारे आकर रुक जाता है। रियान देखता है कि स्कूल की छतों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिससे ये स्कूल बिना तेल के ही अपने आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकता है। अब रियान अपना खुद का स्कूल खोल चुका था,
जो बागपुर से लेकर ज्ञानपुर दोनों जगह के बच्चों को पढ़ा रहा था। बागपुर में वही आदमी जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा था, अपने बच्चे को तैरते स्कूल में छोड़ने आया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से अब मेरा बेटा आगे की शिक्षा ले पाएगा। ईश्वर तुम्हारा भला करे। ईश्वर का तो नहीं पता, मगर आप मुझे शुक्रिया मत कहिए। बस अब आगे से अपने बच्चे को समय पर इस तैरते स्कूल में भेज दिया कीजिएगा। रियान तैरते स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगता है और दूसरी ओर प्रधान का कामगार अम्बी नाव के व्यापार की खबर लेकर प्रधान के पास पहुंचता है। आओ आओ अम्बी, आज तो अच्छी खबर लेकर आए हो ना। प्रधान जी, जब से आपने नाव से जाने आने की कीमत बढ़ाई है, तब से ही व्यापार खराब चल रहा है। गांव वालों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया है। तो उससे मेरा क्या लेना देना। ना भेजें अपने बच्चों को स्कूल में। अनपढ़ रहेंगे तो अपने माँ बाप की तरह ही मेरी गुलामी तो करेंगे। नहीं करेंगे प्रधान जी। रियान कोई तैरते हुए स्कूल को बागपुर में लेकर आया है। करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं और जब से वो तैरता स्कूल आया है तब से धंधा मंदा हो गया है और धंधा भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। इसीलिए मुझे पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं। हमेशा मेरे रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं। क्या तैरता स्कूल सच में तैरता है? हाँ, सच में पानी में तैरता है। यह स्कूल रखता कहाँ पर है? नदी के किनारे यहीं बागपुर में। सुबह उठते ही वो फिर से उसे लेकर आता है ताकि कोई उस स्कूल को नुकसान न पहुंचा सके। इसीलिए वो तैरते स्कूल को थोड़े पानी में रखता है। मानना पड़ेगा, रियान के पास बुद्धि तो है। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरी ये दाढ़ी मूछे ऐसे ही सफेद नहीं हुई। अम्बी, तेल के गैलन का इंतजाम करो। क्यों प्रधान जी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। रियान तैरता हुआ स्कूल बागपुर की नदी में रखता है और स्कूल किनारे से थोड़ी दूर पर होता था। रात को अम्बी और प्रधान बहुत सारे तेल से भरे गैलनों के साथ नदी किनारे आते हैं। अब देखता हूँ ये रियान स्कूल को कैसे बचाता है। आप क्या करने की सोच रहे हैं? इस तेल के गैलन को पानी में उड़ेलना शुरू कर दो। हम पानी में ही आग लगा देंगे, जिससे धीरे धीरे आग स्कूल तक पहुंच जाएगी। ये गलत है प्रधान जी। तुझे अपने बारे में नहीं सोचना क्या? तो खुद सोच, अगर ये सारे गरीब बच्चे पढ़ने लग जाएंगे तो ये सब तेरे बच्चे से ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएंगे और आगे चलकर तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए काम करने से मना कर देंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं प्रधान जी। प्रधान और अम्बी तेल के गैलनों को पानी में पलटना शुरू कर देते हैं। अम्बी अपनी जेब से माचिस निकालता है और प्रधान को दे देता है। ये लीजिए प्रधान जी, माचिस। तुझे लगता है अगर तू आग नहीं लगाएगा तो तेरे ऊपर इसका पाप नहीं लगेगा? तू और मैं, हम दोनों इस पाप के भागी हैं अम्बी। प्रधान माचिस जलाकर पानी में फेंक देता है और पानी में भयंकर आग लग जाती है। सुबह का सूरज उगने को था। प्रधान और अम्बी पास में एक छोटी सी चट्टान पर जाकर चढ़ गए थे, जहां से वो दोनों स्कूल की आग में निपट जाने का इंतजार कर रहे थे। रियान जैसे ही नदी किनारे आता है, वो आग देखकर स्तब्ध रह जाता है। आग, आग! ये आग तो स्कूल की तरफ जा रही है। अब मैं क्या करूं? ये स्कूल इन बच्चों का भविष्य है। रियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी दोस्त हीर को कॉल करता है। हीर, किसी ने नदी में आग लगा दी और वो आग धीरे धीरे स्कूल के पास पहुंच रही है। बताओ, जल्दी बताओ, क्या करूं मैं? मुझे माफ कर देना रियान, मगर अब इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो आग स्कूल के पास पहुंचने से पहले ही रुक जाए या बारिश आ जाए। ये तो ठंड का मौसम है ना। बारिश आने में तो अभी 4-5 महीने बाकी हैं। मैं तुम्हारी मदद इसमें नहीं कर पाऊंगी रियान। रियान फोन काट देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आसमान की ओर देखता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, हे ईश्वर,
अगर तू सच में है तो इन बच्चों के भविष्य को जलने से बचा। मैं जो कभी तुझ पर विश्वास नहीं करता, तुझसे प्रार्थना करता हूँ, इस आग को स्कूल तक पहुँचने मत दीजिए। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे ईश्वर, मेरी पुकार सुनिए। रियान के प्रार्थना करते ही जनवरी के महीने में काले बादल पूरे गांव को घेर लेते हैं और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। आग स्कूल के पास पहुंचने से पहले ही बुझ जाती है। प्रधान जी, ये बारिश कैसे? पता नहीं अम्बी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि आसमान से बिजली टूटकर उन पर आ गिरती है। रियान का स्कूल बच जाता है और आगे से हमेशा वो स्कूल आबाद रहता है। बौरा गांव में एक छोटा सा स्कूल है जो कि बहुत साल पुराना है। स्कूल की हालत बहुत खराब है। बच्चों के बैठने वाली बेंच टूटी हुई है और उन पर दीमक लगी हुई है। ब्लैक बोर्ड पर दरारें पड़ी हुई हैं। साथ ही बारिश के मौसम में स्कूल की छत से पानी भी टपकता है। बच्चों, जल्दी से अपना होमवर्क चेक करवा लो। अभी बारिश होने वाली है, नहीं तो तुम्हारी कॉपियाँ भीग जाएंगी। बारिश में कॉपी भीग जाने के डर से सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क चेक कराने के लिए टीचर के पास जाते हैं। टीचर सभी बच्चों का होमवर्क चेक करती हैं और उन्हें नया होमवर्क देकर घर भेज देती हैं। ठीक है बच्चों, कल सब अपना होमवर्क करके आना और अभी सीधे घर चले जाओ। कोई भी मुझे रास्ते में घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बारिश तेज होने वाली है और बारिश में भीग जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है मैडम, हम सब स्कूल से डायरेक्ट घर चले जाएंगे। सभी स्टूडेंट घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मैडम भी स्कूल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ताला लगा देती हैं और अपने घर चली जाती हैं। सबके चले जाने के बाद तेज बारिश होती है और साथ ही आंधी तूफान भी आता है। तेज तूफान के चलते स्कूल टूटकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन जब मैडम स्कूल आती हैं तो देखती हैं कि स्कूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लो, अब यही देखना बाकी रह गया था। जैसे तैसे करके हम लोग इस स्कूल में काम चला रहे थे, अब तो वो भी नहीं रहा। अब बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? टीचर गांव के मुखिया के पास जाती है और उनको इस बारे में बताती है। मुखिया जी, हमारा स्कूल तूफान की वजह से टूट गया है। हमें स्कूल के लिए नए बिल्डिंग की जरूरत है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं नई बिल्डिंग बनवा सकूं, पर हम लोग सरकार से स्कूल बनवाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। आप एक अर्जी लिख दीजिए, मैं उस पर साइन करके गांव प्रधान की मुहर लगाकर कार्यालय में जमा करवा दूंगा। ठीक है? टीचर स्कूल की बिल्डिंग बनवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर मुखिया को देती है। मुखिया उस पर प्रधान की मुहर लगाकर उसको अपने नजदीकी सरकारी ऑफिस में जमा कर देता है। कुछ दिनों के बाद एक सरकारी इंजीनियर स्कूल का नक्शा बनाने और जगह का मुआयना करने गांव में आता है। ये लीजिए मैम, मैंने नए स्कूल का नक्शा बना दिया है। मैं इसकी एक कॉपी ऑफिस में जमा कर दूंगा। जैसे ही सरकार की तरफ से बजट पास होगा, नया स्कूल बनने का काम शुरू हो जाएगा। टीचर को नए स्कूल का नक्शा देने के बाद इंजीनियर वहाँ से चला जाता है और सरकारी ऑफिस में स्कूल का नक्शा दे देता है, पर सरकारी अफसर इस विषय पर कोई भी ध्यान नहीं देते और बहुत समय गुजर जाने के बाद भी स्कूल बनने का काम शुरू नहीं होता है। कई महीने इंतजार किया, अब तो 1 साल होने को है। अभी तक नया स्कूल बनने का कोई संकेत तक नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार हमारे लिए स्कूल बनवा कर देगी। टीचर इस बारे में इंजीनियर से बात करने के लिए उसके ऑफिस जाती है। आइए मैडम, बैठिए, मैं आपके पास ही आने वाला था। सर, वो हमारे स्कूल की बिल्डिंग का काम कब से शुरू होगा? 1 साल बीत चुका है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब आपको क्या बताऊं मैडम, मैंने तो उसी दिन नक्शा दे दिया था, वो पास भी हो गया था। सरकार की तरफ से जो स्कूल बनाने के लिए बजट आया था, उन पैसों को सरकारी अफसरों ने खा लिया और कागजों में ये दिखा दिया कि स्कूल बन चुका है। अच्छा, तो ये बात है। सरकारी अफसरों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इन लोगों ने तो बच्चों के भविष्य को भी नहीं छोड़ा। कम से कम इस स्कूल का पैसा तो छोड़ देते, बेचारे बच्चों का भला हो जाता। मैं माफी चाहता हूँ मैडम, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो गया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अपना काम कर दिया था। नहीं, मैं इतनी आसानी से बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने दूंगी। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी तो क्या हुआ? मैं पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाऊंगी, पर मैं उनकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी।
अगले दिन से टीचर सभी को एक बड़े पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू करती है। सभी बच्चे अपने इस तरह की क्लास से बहुत खुश थे, पर तभी अचानक से बारिश शुरू होती है और बच्चे बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? आराम से बच्चों, बारिश में फिसलना मत। कुछ बच्चे पास में पड़े एक खराब रिक्शा के अंदर बैठ जाते हैं। मैडम भी रिक्शा के अंदर चली जाती हैं और आगे ड्राइवर की सीट पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। ये तो हमें अच्छी जगह मिल गई है बच्चों, हम लोग यहाँ बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। पर मैडम, इस रिक्शा में तो सिर्फ हम 4 लोग ही पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे? इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। मैं कोई उपाय निकालती हूँ। तुम आज का अपना लेसन कंप्लीट करो और घर चले जाओ। मैं कल तक नए स्कूल का इंतजाम करती हूँ। सभी बच्चों के जाने के बाद मैडम एक रिक्शा मैकेनिक के पास जाती हैं। मुझे बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं रिक्शा मैकेनिक हूँ मैडम, कोई बिल्डिंग बनाने वाला मिस्त्री नहीं हूँ जो आपके लिए स्कूल बना कर दे दूँ। मुझे रिक्शा का ही स्कूल बनाना है, पत्थर का नहीं, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। रिक्शे का स्कूल? पर कैसे? मैंने तो आज तक कभी भी रिक्शा का स्कूल ना देखा है और ना ही सुना है। पहली बार आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, ये देखकर आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? और अगर मजाक नहीं कर रही हैं, तो आप खुद ही बता दीजिए कि रिक्शा का स्कूल कैसे बना सकते हैं। देखो, वहाँ पर बहुत टाइम से कुछ खराब रिक्शे पड़े हैं, क्या तुम उन सभी को जोड़कर एक ऐसा रिक्शा स्कूल तैयार कर सकते हो जिसमें मेरे सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर पढ़ सकें? अच्छा, तो ऐसी बात है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, आप सिर्फ मेरा कमाल देखते जाइए। मैं सभी खराब रिक्शा को जोड़कर एक ऐसी पाठशाला बनाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। अब वो मैकेनिक सभी खराब पड़े रिक्शा को एक जगह पर इकट्ठा करता है और वेल्डिंग करके जोड़ देता है। ये लीजिए मैडम, आपका रिक्शा स्कूल चकाचक बनकर तैयार हो गया है। पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड फिट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा जो भी बिल हुआ है वो मुझे दे दो, मैं पे कर देती हूँ। कैसी बात कर रही हैं मैडम आप बच्चों के भविष्य के लिए इतना कुछ कर रही हैं और मैं इतना भी काम फ्री में नहीं कर सकता क्या? और वैसे भी मेरी बेटी सुधा को तो आप ही पढ़ाती है ना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है। अब टीचर रिक्शा स्कूल की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसको चलाने लगती है और बच्चों के घर जाकर उनको पिक करती है। एक औरत को रिक्शा चलाता देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पर टीचर उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती है। अरे वो देखो, औरत रिक्शा चला रही है। अब टीचर सभी स्टूडेंट को उनके घर से पिक करती है और सभी को रिक्शा स्कूल के अंदर पढ़ाती है और छुट्टी होने पर सभी को घर पर ड्रॉप कर देती है। सभी बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं। ये देखो बच्चों, हमारे स्कूल के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, सभी ने टॉप किया है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को नई क्लास के लिए शुभकामनाएं। अब ये बात सभी जगह फैल जाती है कि एक टीचर स्कूल ना होने की वजह से रिक्शा में घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाती है। सरकार के कानों तक जब ये बात पहुंचती है तो सरकार उन घुसखोर अफसरों को नौकरी से निकाल देती है जिन्होंने स्कूल बिल्डिंग का पैसा खाया था और टीचर को उसके इस नेक काम के लिए अवार्ड से सम्मानित करती है।